उनसे कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर और सहयोग, चीज़ें जो डिले होती है उसको कैसे एक्सपेडाइट किया जाए, उस पर चर्चा हुई। एक बैठक हमने जो हरियाणा के 17-18 बड़े उद्योग और चेंबर्स हैं उनके हेड्स के साथ कल गुड़गांव के अंदर हमने तमाम विधायक और सांसदों को भी लिखकर उनके सुझाव मांगने का काम किया और हमारी पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था उसको ऑनलाइन अपलोड कर छोटी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री के साथ साथ अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग, चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे एमएसएमईज हो, उनके व्यू पॉइंट्स को भी अडॉप्ट करने का काम किया है। हमारी जो नई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, इस HEEP का एक ही टारगेट है कि प्रदेश में जहां निवेश बढ़े, इंडस्ट्रीज आए, वहीं छोटे व्यवसाय को एक ताकत मिले और जो हमारे बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं छोटे व्यवसाय अलग अलग तरीके डेवलप हो। इसके अंदर हमने टारगेट लिया है कि 2 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर हम डाइवर्ट कर पाएंगे, जिससे अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर हम प्रदेश के अंदर बना पाएंगे। इकोसिस्टम प्रदेश में ऐसा बनाएंगे जिससे इंडस्ट्रीज प्रदेश की तरफ डाइवर्ट हो और केवल मात्र बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं, छोटी इंडस्ट्रीज खास तौर पर एंसेलरीज जो है उनको भी एक नई ऊर्जा देने का काम करें। मैं शुरू करता हूं जो हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स रहेंगे, मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, जो पिछले 5 वर्ष के अंदर 17 हमारे प्रदेश में आए और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो ATL जैसी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरर है, उसने 550 करोड़ रुपए लैंड में निवेश करके 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से IMT सोना जो रोजका मेव के अंदर है उसके अंदर अपनी इस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दी है और उनका टारगेट है कि बाय दिसंबर 2021 जनवरी 2022 वो अपने प्रोडक्शन फेज को स्टार्ट करने का काम करेगी। इसी तरीके से कोका कोला का एक्सपेंशन रोहतक के अंदर हुआ है, 2 ग्लास कंपनीज हैं और प्रदेश के अंदर 17 मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स पिछली पॉलिसी में हमने अडॉप्ट करने का काम किया है। हमारा ये टारगेट है कि अब जो हमारे HSIDC के इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनके अंदर हम बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को लेकर आए जिससे निवेश और बढ़े। इसके अंदर रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने भी 150 एकड़ के अंदर मानेसर में अभी बिडिंग करी है, जिसके अंदर वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने का काम करेगा, जिससे वेयर हाउस टू होम डायरेक्ट डिलीवरी की अप्रोच को वो लेकर चले। हमने इस पॉलिसी के माध्यम से जो हमारे FAR था उसको 2000 स्क्वायर यार्ड से बड़े प्लॉट्स के अंदर 250% करने का काम किया, जिससे वर्टिकल इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ने का काम करेगी। पॉलिसी के अंदर हमने डाला है कि HSIDC की जो लैंड है पहले ऑक्शन पे जाती थी, अब उसको हमने लीज प्रोसेस के ऊपर भी इस पॉलिसी के माध्यम से देने का काम किया। अगर कोई इंडस्ट्री 8 साल की, 10 साल की, 15 साल की लीज के लिए लैंड लेकर और उसके ऊपर अपना कार्य शुरू करना चाहती है तो वो भी इस पॉलिसी के अंदर परमिटेड है। मैं एक खास चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस पॉलिसी के अंदर 8 हमने थ्रस्ट सेक्टर लिए हैं, जिसके अंदर
सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने लिया है वो है एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग एंड अलाइड इंडस्ट्री, लाइट इंजीनियरिंग ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो, टेक्सटाइल एंड अपीरल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है आगे, जो मेक इन इंडिया का भी पार्ट है, वो है डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। और पिछले दिनों प्रदेश ने एक मेडिकल पार्क और एक बल्क ड्रग पार्क जो अप्लाई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत, तो उसके अंदर फार्मा एंड मेडिकल सर्विसेज, क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम का हब पानीपत है, उसके अंदर केमिकल एंड पेट्रोलियम, और जो आने वाले भविष्य को देखते हुए एक नया इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्वरूप है, उसको देखते हुए लार्ज स्केल एनर्जी एंड डाटा स्टोरेज एक थ्रस्ट सेक्टर हमारी इस पॉलिसी के अंदर है। इस पॉलिसी के अंदर जो हरियाणा के युवाओं के लिए हमारी 75% हिस्सेदारी की जो सोच है, उसको आगे ले जाते हुए हमने कदम उठाया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई हरियाणा के एम्प्लॉयज़ की गारंटी देता है और 50% से अधिक लोकल एम्प्लॉयज़ रखता है, तो पर एम्प्लॉय हम उसको 10 साल तक 48,000 रुपया प्रति हरियाणा के कर्मचारी, हरियाणा का एम्प्लॉय उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का काम करेंगे, जिससे स्टेट शेयर और एम्प्लॉय शेयर के माध्यम से ज़्यादा हरियाणा के युवाओं को हम रोज़गार दे पाएंगे। एमएसएमईज को और थ्रस्ट मिले, इसके लिए हमने एक नया कदम उठाया है, जिसके अंदर मैं पॉइंट बाय पॉइंट अगर आपको टच कर पाऊँ कि हम पंचायत की लैंड्स को लीज के ऊपर देने का प्रावधान कर रहे हैं, जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो है सरप्लस ग्राम पंचायत के पास है, जो आज के दिन किसी और उपयोग में नहीं आती, उसको ग्राम पंचायत अगर लीज पे देना चाहे तो उसको भी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन रहेगी कि रोड कनेक्टेड होनी चाहिए, डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्री स्वयं करेगी, उन चीज़ों को देखने के लिए हम करेंगे। इसके अंदर ग्रामीण उद्योग विकास योजना हमने जरूर रखी है, जिसके अंदर 15% कैपिटल सब्सिडी 20 लाख तक अगर कोई ग्रामीण उद्योग लगाना चाहता है, और 7% इंटरेस्ट सब्सिडी 8 लाख तक उसको गांव में उद्योग लगाने के लिए हम देंगे। और अगर वो जनरेटर लगाना चाहता है तो उस जनरेटर के लिए भी 50% सब्सिडी हम इस पॉलिसी के अंदर देने का काम करेंगे। नए एंटरप्रेन्योर्स हरियाणा के अंदर आए, आम घर का बच्चा भी अपना उद्योग लगा पाए, उसको स्टार्टअप के लिए हमारे इस पॉलिसी के माध्यम से अगर वो किसी यूनिवर्सिटी से, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, एनआईटी, आईआईटी से टाई अप कर कोई प्रोग्राम शुरू करता है, तो उसको स्टार्टअप फंड 5 लाख के तौर पर हम देने का काम करेंगे। अगर कोई बिल्कुल फ्रेश स्टार्टअप इंडिपेंडेंटली करता है तो उसको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी हम 20 लाख तक देंगे। सीड इन ग्रांट 10 लाख रुपए उसके स्टार्टअप करने के लिए देंगे, और 100% नेट SGST जो स्टेट का GST है उसकी रिम्बर्समेंट 7 साल तक विद द कैप ऑफ 1% ऑफ FCI हम इसके अंदर एडिशनल देने का काम करेंगे। इसमें अगर कोई भी एंसिलरी या कोई इंडस्ट्री दूसरे देश के बिजनेस को सब्सिट्यूट करती है, इंपोर्ट के सब्सिट्यूट के तौर में उभरती है, उसके अंदर हम उसको लैंड प्राइस का 25% जो हमारे B ब्लॉक्स हैं और 50% C और D ब्लॉक्स के अंदर हम वापस देने का कंसेशन देने का काम करेंगे। अल्ट्रा मेगा यूनिट्स अगर कोई आते हैं तो उसको 20 साल तक इसके अंदर सपोर्ट किया जाएगा। जो हमारे एसेंशियल सेक्टर्स हैं, अगर उसके अंदर D कैटेगरी में MSME आती है तो उसके अंदर एसेंशियल गुड इंडस्ट्रीज को भी हम इनिशिएटिव देने का काम करेंगे। अगर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के अंदर जो हमारे इंडस्ट्री विभाग ने 22 के 22 जिलों के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया, अगर उसके अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो उसके लिए भी इस पॉलिसी में स्पेशल पैकेज देने का काम किया जाएगा। अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य शुरू करते हैं
कोई भी प्रोडक्ट को नई दिशा देने का कार्य शुरू करते हैं तो उसके अंदर 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 5 करोड़ हम उसके अंदर उसके सहयोग के लिए देने का काम करेंगे। खास तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया पराली के ऊपर बड़ा सख्त रहा है। इस तरीके के अगर बायो एनर्जी की ओर कोई डाइवर्ट होता है तो उसको भी हम इंडस्ट्री ट्रीट करने का काम करेंगे। और स्पेशली अगर एग्रीकल्चर रेसिड्यू से कोई भी इस तरह की बायो एनर्जी की प्रोडक्ट शुरू करती है तो उसको कैपिटल सब्सिडी 25% 2.5 करोड़ तक हम इसके अंदर परमिट करने का काम करेंगे। हमने इस पॉलिसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो आने वाले भविष्य में एक नया कदम रहेगा, उसके अंदर 2 क्लस्टर्स हमने इसके अंदर स्ट्रीमलाइन करे हैं, जिसमें सोना और हिसार है। इसके अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जो केंद्र की अभी बिडिंग चल रही है उसके अंदर हमने करनाल को प्रपोज किया है। बल्क ड्रग पार्क के लिए 1000 एकड़ जमीन चाहिए थी, उसके अंदर हमारे जो एविएशन हब हिसार का है उसकी 1000 एकड़ के हमने सपोर्ट किया है, उसके लिए बिड किया है। और केंद्र सरकार जनवरी के अंदर इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने फैसले देने का काम करेगी। मेगा फूड पार्क जो है जिसके अंदर प्रोसेसिंग भी है और सारा प्रोसेस करने का कार्य है, उसको सोनीपत के अंदर हमने प्रपोज किया है। हमने एक नई एग्रीकल्चर टेस्टिंग सेंटर उचानी करनाल के अंदर डेवलप करने का काम किया है और एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल भिवानी के अंदर डेवलप करने का प्रपोज किया है। अगर कोई इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जाता है तो उसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो कि 40 करोड़ तक और 80% स्टैंप ड्यूटी रिफंड एंड 50% फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रियल हाउसिंग डॉर्मेटरीज अप टू 50 लाख रुपीज हम इस पॉलिसी में देंगे। फ्लैटेड फैक्ट्रीज जो थी उसके अंदर हम 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 10,000 फॉर डेवलपिंग फ्लैटेड फैक्ट्रीज फॉर मिनिमम 5 एकड़ लैंड के ऊपर अगर कोई डेवलप करता है MSME के तौर पे तो उसके अंदर भी हम सपोर्ट करने का काम करेंगे। एक चीज जो बहुत लंबे समय से मांग भी थी, मैं उसको जरूर टच करना चाहूँगा कि हमारे इंडस्ट्रियल पार्क में रेजिडेंशियल व्यवस्था नहीं होती थी। इस पॉलिसी के अंदर हमने इसको ईयरमार्क कर दिया कि 10% कोई भी इंडस्ट्री का एरिया जो है उसको हाउसिंग के लिए डॉर्मेटरीज और इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में हमने देखा बहुत सी इंडस्ट्री इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि उसके अंदर इन सेटू रेजिडेंसी नहीं थी। इसकी पॉलिसी के अंदर हमने ये कदम इसीलिए उठाया है कि इन सेटू रेजिडेंसी के लिए 10% आप इंडस्ट्रियल प्लॉट के अंदर बना सकते हैं जिसका FAR 250% हो। तो लगभग अगर 10% की बात करें तो 5 फ्लोर तक के रेजिडेंसीज आज इंडस्ट्री के अंदर हम परमिट करने का काम करेंगे। जहां वेयर हाउसिंग की बात है उसके अंदर हमने FAR को 75% से बढ़ाकर 150% तक इंक्रीज करने का काम किया है। अगर कोई डाटा सेंटर्स डेवलप करता है, बड़े डाटा स्टोरेज बैंक्स बनाता है, पहले हमारी पॉलिसी के अंदर था कि उसको IT में ट्रीट किया जाता था और उसके अंदर पार्किंग और अलग अलग प्रोविजंस के कारण डेवलपमेंट नहीं होती थी। इसके अंदर हमने उस सब चीज़ को एग्जेम्पशन देकर एडिशनल सपोर्ट दिया है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह की प्राइवेसी पॉलिसी की दुनिया भर के अंदर बात हो रही है, अगर डाटा बैंक्स इंडिया के अंदर बनेंगे तो हरियाणा एक एफिशिएंट एरिया है, एक प्रोडक्टिव एरिया है और उसके अंदर हरियाणा को एक बड़ी ताकत के तौर पे देखा जाएगा। जहाँ जनरल इंडस्ट्री के लिए पहले FAR 50% था और 150% तक परमिट किया जाता था, उसको भी हमने बढ़ाकर 200% तक ले जाने का काम किया है। जहाँ नए लेबर रिफॉर्म्स की बात दुनिया भर में करी जा रही थी, देश के अंदर भी जहाँ 19 लेबर कोड्स थे उनको कन्वर्ट करके अब केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड्स के अंदर रिफॉर्म कर दिया है। तो उसके लिए भी हमने बैठक करी है और जैसे ही केंद्र सरकार से उसके रूल्स नोटिफाई होते हैं, साथ के साथ प्रदेश के अंदर उनके अंदर भी चेंज किए जाएंगे। जहां
बात एमएसएमई की करी जाती है। मैं स्पेसिफिकली एमएसएमई को टच करूंगा क्योंकि अब 500 करोड़ तक के निवेश वाला कोई भी व्यवसाय एमएसएमई का पार्ट है। उसके अंदर हमने स्पेसिफिक कदम उठाने का काम किया है। मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम 5 से 7% टर्म लोन पर, जो कि 20 लाख तक का है, सब्सिडी देने का काम करेंगे 3 से 7 साल तक। हम एमएसएमई को 15% कैपिटल सब्सिडी माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 20 लाख तक और इंटरेस्ट सब्सिडी 7% अप टू 8 लाख रुपीज फॉर 7 ईयर्स देने का काम करेंगे। जहाँ लीन मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव स्कीम है, जो कि एक नया कदम है, उसके अंदर रीइंबर्समेंट 20% ऑन द कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑन लीन मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंट। अगर कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और आगे ले जाने के लिए कंसल्टेंट हायर करता है और एक नया यूनिट इस्टेब्लिश करता है, उसके लिए भी हम 9 लाख तक का मिनी क्लस्टर पर सालाना 10 यूनिट तक का सपोर्ट करने का काम करें। अगर कोई हमारे प्रदेश में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स लगाने का काम करता है, उसके अंदर 50% ऑफ प्रीमियम पेड मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख पर एनम पर यूनिट ऑफ एमएससी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स हम उसके जेडीटी सर्टिफिकेशन पे देने का काम करें। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है तो उसके अंदर हम कंट्रीब्यूट करेंगे, स्पेशली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स हैं सोना और हिसार के अंदर, उसके अंदर 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 30 करोड़ रुपीस हम सपोर्ट करने का काम करें। जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उसके अंदर हम अगर कोई इंडस्ट्रियल हाउसिंग और इस तरह की व्यवस्था बनाता है, उसके अंदर 50% उसको कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का सब्सिट्यूट करने का काम करें। और अगर कोई क्लस्टर प्लग एंड प्ले पॉलिसी के तहत प्लान डेवलपमेंट करना चाहता है, दुनिया भर के अंदर अब एक नई अप्रोच बनाई जा रही है जहां पर स्ट्रक्चर किसी का होता है और उसके अंदर काम कोई और आकर करता है, और जब उसका व्यवसाय खत्म हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति उधर आकर अपने काम शुरू कर सकता है। प्लग एंड प्ले पॉलिसी है। आप आईटी पार्क्स में देखते हैं तो इसके अंदर प्लग एंड प्ले है। अगर कोई प्लग एंड प्ले के माध्यम से इंडस्ट्रीज को इनवाइट करता है, खासतौर पर आईटी है, अपैरल है, तो इस तरह की रेगुलर, और खास एक नया जो फ्यूचर हम देखते हैं फूड प्रोसेसिंग है, इसके अंदर हम ग्रांट इन एड ऑफ 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 10 करोड़ रुपीज फॉर डेवलपिंग मिनिमम एरिया ऑफ 5 हम देने का। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले हमारी पॉलिसी के अंदर जहाँ 140 ब्लॉक्स को डिवाइड किया गया था, 13 ए सेक्टर में थे, 23 बी में थे, 56 सी में थे और 48 डी में थे, हमने पूरे हरियाणा के अंदर ग्रेडिंग कर उस पूरे क्लस्टर अप्रोच को, ब्लॉक अप्रोच को रिवाइज भी किया, जिसके अंदर लोकल एरिया के अंदर किस तरीके से टाइमली इंडस्ट्रीज डेवलप हुई उसको देखते हुए पूरे हरियाणा को रिवाइज कर अब ए ब्लॉक के अंदर 13 हमने ब्लॉक्स डाले हैं, जिसमें 5 को बी ब्लॉक से अपग्रेड किया गया है और 5 को ही ए से बी में ले जाया गया है। वही बी ब्लॉक को अंदर 23 की बजाय 20 ब्लॉक्स रहेंगे, सी के अंदर 56 की बजाय अब 40 ब्लॉक रहेंगे, और एक जो थ्रस्ट है एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट का, वो डी ब्लॉक के अंदर हम अधिकतम दे रहे हैं, उसको हमने 48 से बढ़ाकर 60 करने का काम किया है, जिसके अंदर खास तौर पर जो हमारे रूरल ब्लॉक्स हैं, हमने पीछे भी इंडस्ट्री इम्पैक्ट्स खोले हैं। खास तौर पर एक का मैं उद्घाटन करके आया एलनाबाद के अंदर, जहां पर हैवी मेटल कटिंग के ऊपर इम्पैक्ट्स बनाया गया। इसी तरह का क्लस्टर अप्रोच कलैत के अंदर हमने इनॉग्रेट किया था, जिसमें राइस की ग्रेडिंग की मशीन लगभग 2.5 करोड़ के सीड फंड से, स्टेट सपोर्ट से लगाई गई थी। ऐसे छोटे छोटे एमएसएमईज भी आए, उसके लिए इस ब्लॉक को हमने चेंज किया है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लॉक में कितनी है, उसके अंदर 45% वेटेज थी। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है, वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, अर्बनाइजेशन कितनी है, उसकी 15% वेटेज थी। लोकेशन एडवांटेज
एनसीआर रीजन एनसीआर से बाहर है कितना है, उसके लिए 20% थे। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ कितना दिया गया है, 15% उसके लिए थे। और स्किल डेवलपमेंट जो कि आने वाले भविष्य के अंदर हमारे ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा, उसके लिए भी हमने अलग से ग्रेडिंग करी गई थी। और जिससे प्रदेश के अंदर अधिकतम जो हमारा नॉन अर्बनाइज्ड एरिया था, जो आज भी रूरल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आज गांव के बच्चे को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर सहयोग मिले, इसको देखते हुए हमने एक कदम उठाया है कि डी ब्लॉक के अंदर हम कई चीज़ों में अप टू 100% तक फाइनेंशियल एड और फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम है। बातचीत में तैयारी करके आ रहे हो, बताइए। चलो अब आपके सवाल ले लेता हूँ, उसमें ऐड कर। ये सब पिछली जो पॉलिसी थी एम्प्लॉयमेंट और जस्टिस थी, उसमें कितने परसेंटेज सफलता मिली? 60। मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल, क्योंकि पॉलिसी फ्रेम होते होते 16 से लेकर 17 तक हमारे पास शुरू हुआ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आए थे, मगर 17 के अंदर हमारे पास 649 छोटे प्रोजेक्ट आए थे। 18-19 के अंदर 1003 हमारे पास प्रोजेक्ट्स आए थे और 19-20 के अंदर 1292 प्रोजेक्ट्स आए थे। टोटल मेगा प्रोजेक्ट 17 से, जिसके अंदर जिसके एडिशनल 17 मेगा प्रोजेक्ट्स आए थे, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रपोज करी थी 11,456 की, और इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगी वो जनरेट होगी 14,204 की। ये धरातल पे आ रही है, अभी प्रपोजल नहीं चल रही है। इन लोगों को HEPP ने अप्रूव भी कर दिया है, इनको फाइनेंशियल सैंक्शन भी मिल गए हैं और इनका कार्य भी प्रदेश के अंदर शुरू हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जो रोहतक के अंदर कोका कोला का प्लांट था, उसके अंदर एडिशनल 2 लाइन लगाने का जो सपोर्ट था वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी दे दी गया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। ATL का जो फैसला था, जिसके अंदर 7,500 करोड़ की उनकी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट थी, 5,500 करोड़ की लैंड इन्वेस्टमेंट थी। लैंड का पैसा HSIDC के पास आ चुका है, पोजीशन उनको चुके हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डिपार्टमेंट ने काम एक्सटर्नल डेवलपमेंट का शुरू कर दिया है। इंटरनल डेवलपमेंट का कार्य भी उनके सहयोग से 2021 के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ये जो आपने बताया ना कि आप पॉइंट बाय पॉइंट जाना चाहते हैं? नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2015 से 2020 तक टोटल धरातल पे कितना निवेश आ गया। मैं आपको बता देता हूँ, जो सैंक्शन हुआ है इंसेंटिव इस पॉलिसी के अंदर, वो जो हमारे छोटे यूनिट्स थे 649, उसके अंदर पहले साल के अंदर 68 करोड़ रुपया उनके ईयरली, क्योंकि ये प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट है, हमने दे दिया है। 1100 जो 3 सेकेंड ईयर के अंदर आए थे, उसके अंदर 112 करोड़ रुपया उनको हमने सपोर्ट किया था। जो थर्ड ईयर था, उसके अंदर 1292 ऐसे केसेस आए थे, उसके अंदर 158 करोड़ रुपया हमारी ओर से सैंक्शन हो चुका है। ये तो है जो MSME और माइक्रो प्रोजेक्ट्स हैं। जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स 17 थे, जिसके अंदर जो हमारे 5 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स थे कैटेगरी A ब्लॉक्स में, उसके अंदर प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमारी ओर से जो सपोर्ट जानी है वो जानी है लगभग 1,400 करोड़ के आसपास। वो उनके प्रोजेक्ट फेज के साथ साथ, क्योंकि SGST 7 साल तक का रीइंबर्समेंट था, तो ईयरली उनको सपोर्ट होगा। और जो BC कैटेगरी ब्लॉक्स के अंदर हमारे प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट थी 9,953 कैटेगरी की, जिसमें कैन पैक है, पैनासोनिक है, कंधारी बेवरेज है, स्टार वायर बल्लभगढ़ है, ऑटोटेक है, एनरिच एग्रो है, कैपकॉन्स है, गुरुटेक है।
इनने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं, किसी ने जुलाई 18 में, किसी ने मार्च 18 में, किसी ने जुलाई 17 में, जनवरी 18 में, उनने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। तो जैसे जैसे उनके प्रोजेक्ट बेस्ड इंसेंटिव्स आएगा, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट आजकल पे जो पहले, क्योंकि जब आप सरकार के कर दी तो अभी वीसा खाते थे कि देश में निवेश कितना हुआ। अब क्योंकि आप मंत्री हैं, अगर पूरा डाटा होगा 5 साल में निवेश कितना है। 5 साल का तो नहीं, मैं आपको 3 साल का निवेश तो जरूर बता सकता हूँ। 1 साल के हैं सरकार में, 2 साल का नहीं, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन 17 से लेकर 20 तक, 15 में अनाउंस हुई थी, रूल्स फ्रेम करते करते पॉलिसी का जो फर्स्ट बेनिफिट लिया गया था वो 2017 से लिया। 17 से पहले पुराने वाली कर दी होगी उसका, क्योंकि उसके अंदर कोई स्पेसिफिक बेनिफिट किसी पॉलिसी के तहत नहीं दिया। बेनिफिट की बात नहीं करें, निवेश क्या बेनिफिट 1 रुपये का भी नहीं दिया, निवेश कितना आया। मैं आपको अलग से इसका डाटा दूँ। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डेटा होता है इकोनॉमिक सर्वे में, वो एक एक कर हमने अभी बात की कि हम कोई एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो पिछले वर्ष के अंदर, क्योंकि कोविड के अंदर हमसे एक डिटेल मांगी गई थी इंडस्ट्री की, जिनने निवेश किया, और उनको टेलीफोनिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोन किया। इसके ऊपर 2 बार डिपार्टमेंट ने क्लियर ब्रीफिंग भी दे दी है, क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई थी, और जो ग्रेडिंग प्रोसेस था उस कारण हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग जो पहले 3 पे थी वो ड्रॉप डाउन हुई थी। मेरा ये मानना है कि अब हमारी नई पॉलिसी के बाद इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और हमारी रैंकिंग वापस टॉप 3 के अंदर आएगी। सवाल ये था जो अपने पंचायती लैंड का नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड है वो इंडस्ट्रियल यूज में आ सकती है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? पंचायतों की मंजूरी जरूरी? इसके अंदर पंचायत और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, और अगर कोई पंचायत देना चाहे, सरकार में देना चाहे, उस स्थिति में क्या होगा? और इसमें थोड़ा सा 5 लाख जो आपने रोजगार की बात कही है, इसी की समय सीमा तय की गई, 1 साल में, 2 साल में, या अगले 5 साल में? आपके दोनों सवालों को मैं जवाब दे दूं। तो पहला सवाल आपका अच्छा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत या गवर्नमेंट तय करेगी। इसके अंदर यही निर्णय लिया गया है कि पंचायत और ग्राम सभा पहले इसको तय करेगी कि ईयर मार्क करके हम किस लैंड को देना चाहते हैं, और वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर इसको अपलोड करेगी। वहां पर अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है उसको लेना, तो जैसे एग्रीकल्चर लैंड की ऑक्शन होती है, उस प्रकार से ओपन ऑक्शन के माध्यम से रेट फिक्स करके अबव, हमने उसके अंदर मिनिमम भी रखा है कि जो हरियाणा का सबसे हाईएस्ट एग्रीकल्चर बिड जाएगी किसी भी गांव की लैंड की, उसका मिनिमम 2 टाइम्स पर एनम हम इसको करेंगे, और उससे ऊपर जितना भी होगा वो लीज रेट तय किया जाएगा टू अ एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम 33 ईयर्स। और उसके अंदर अगर कोई इंडस्ट्री आएगी तो उसको ईडीसी आईडीसी अपने स्वयं पैसों से खर्चनी पड़ेगी। पंचायत को तो केवल मात्र बैरन लैंड के बदले में वहां पर रेवेन्यू अर्न होगा। पॉलिसी के अंदर हमने ये भी रखा है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी प्रोग्राम उन आसपास के लगते हुए ग्राम पंचायतों के लिए वो इंडस्ट्री डेवलप हो। और दूसरा सवाल जो आपका था, एक बार रिपीट। 5 लाख रोजगार का, 5 लाख रोजगार का हमारा टारगेट है, जो 2 लाख करोड़ की निवेश के ऊपर अगले 5 साल में हम अचीव करेंगे, जिसका पहला कदम मैं ये मानता हूं, जैसे एटीएल ने 7,500 करोड़ से निवेश से लगभग 1500 एम्प्लॉयमेंट के अवसर सोना के अंदर जनरेट करने का काम किया है। एमएसएमई, एग्री बेस्ड बिजनेस, आईटी, ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, डिफेंस, इन तमाम थ्रस्ट सेक्टर्स के अंदर हम काम करकर अगले 5 साल में अचीव करने का काम। पहले एक बार इंडस्ट्री में रखें, बताइए। साइलो के लिए तो पहले सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, सत्ताधारी सरकार थी, उसके लिए लैंड नहीं ली जाती थी केंद्र सरकार द्वारा। आपके रिप्रेजेंटेटिव की सरकार में जो है साइलो के लिए जो लैंड लिया जाता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? साइलो की लैंड लीज एफसीआई द्वारा किसी भी प्राइवेट कॉम्पिटिटर के साथ टाई अप से, स्टेट ने स्पेसिफिक साइलो के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रखी एज पर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। जहां इंडस्ट्री की बात है, साइलो इज नॉट इंडस्ट्री, इट्स अ स्टोरेज स्पेस ऑफ ग्रेन्स।
जहां प्रोसेसिंग शुरू होगी उसके अंदर जरूर हम एडिशनल सपोर्ट देने का काम वैसे मेरा ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि तमाम रोजगार के लिए पॉलिसीज बन रहे हैं, जहां तक हमें समझ में आता है जो मेगा प्रोजेक्ट्स का आपने हवाला दिया, मदर यूनिट्स कौन सी आ रही है मैन्युफैक्चरिंग, सोना का शायद एग्जांपल आपने दिया था बैटरी का, ऐसे कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट होगा जो पाइपलाइन में चल रहा है? देखो, जहां मदर इन्वेस्टमेंट की बात है, सीडिंग जो हम सेक्टर की बात करते हैं, थ्रेश सेक्टर की, मुझे एक चीज आपके साथ साझी कर दूं कि निरंतर अलग अलग इंडस्ट्री से हम चर्चा करें, और एक कहावत है कि शहद वाली मक्खियां अपने आप नहीं आती, वहां क्वीन बी को लाना बहुत जरूरी है। और मारुति आई तो मारुति की एंसिलरीज आई, होंडा आई तो होंडा की एंसिलरीज आई, हीरो होंडा अलग अलग हुई तो उनकी एंसिलरीज अलग डेवलप हुई। धीरे धीरे करके हमारे जेसीबी है और है, बड़े बड़े सेक्टर्स आए, और उसके कारण हरियाणा के अंदर ऑटोमोबाइल दुनिया का एक हब बना। आज मारुति हमारे साथ फाइनल स्टेजेस पे, टॉक्स पे है, और खरखोदा के अंदर वो 900 एकड़ के अंदर अपना प्लांट एडिशनल लगाएगी। अगर वो प्लांट आता है तो खरखोदा के आसपास के इलाके में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो। मैं पिछले दिनों दिल्ली के अंदर जो हमारे फुटवेयर डेवलपर्स हैं, जो दिल्ली से अब बहादुरगढ़ में पहुंचे हैं, मेरी उनसे भी चर्चा हुई। उनने भी अपने एडिशनल यूनिट्स लगाने के लिए, और खास तौर पर वो इस पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे जिसका बेनिफिट उठाकर वो जो COD कैटेगरी वहां पर ले जाना चाहते हैं। हमारे के कूलर होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का हब जो था उसको एक्सपेंशन स्पेस नहीं है। मेरी उनसे भी चर्चा हुई है, वो भी चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक हमारे HSIDC का एरिया निर्धारित किया जाए जो केवल मात्र कूलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा के अंदर बहुत अधिकतम मोबाइल कंपनीज ने अपने प्लांट्स लगाए। ATL का प्लांट सोना के अंदर लगा है। हमें पूरी उम्मीद है कि सोना के आसपास मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के नए यूनिट्स भी हम आने वाले समय में देखेंगे। एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहला हरियाणा में इस्टेब्लिश हो चुका है बावल के अंदर। उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि आने वाले 5 वर्षों में हम एडिशनल बड़ी कंपनीज जो हैं, जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, उनको हरियाणा की ओर डाइवर्ट करना है। HSIDC का आप जिक्र कर रहे हैं, उद्योगपतियों में जिक्र कर रहे हैं, इंडस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं, इसमें जब लॉकडाउन लगा उसके बाद जिन लोगों के प्लाट HSIDC से मिले हुए हैं, इनके लिए क्या कोई इंटरेस्ट दे वो, क्योंकि कईयों ने पेमेंट भी पूरी कर दी, जो बेनिफिट दे रहे हैं? लॉकडाउन का टाइम था उसको पैन हरियाणा प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर फ्रीज पीरियड माना गया, मगर अनलॉक के टाइम से लेकर आज तक के ऊपर इस तरह की कोई चर्चा नहीं। आपने जो विषय रखा है उसको शायद HSIDC के बोर्ड में भी मैटर को ले जाया गया था, और उसके ऊपर बोर्ड का निर्णय होगा कि वो कितने पीरियड को लॉकडाउन के बाद भी इंटरेस्ट फ्री लेने का काम। सर, आपने कभी कहा कि तो हमें कुछ चीजें नहीं दे पाई सेंटर में, लेकिन इस बीच में हमने ड्यूरिंग कोरोना हमने अडानी को परमिशन दे दी, असली कट कितनी जगह थोड़ा बताएंगे सर कि क्या मामला पूरा? परमिशन दे जो जमीन का हमने शेयरिंग के लिए दिया लोड़का में, ना तो HSIDC ना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सरकार का हिस्सा तो कुछ जानकारी मेरी नॉलेज में नहीं। स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या योजना है, पढ़ाई? हमने पीछे 3 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पिछले 1 वर्ष में डिस्पाइट कोविड स्टार्ट करवाए हैं। ITIs के साथ शायद करवा, एक होंडा का है जो चना के अंदर खुल रहा है, उसी तरह का मारुति का अप्रूवल आ चुका है जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट का सहयोग वो जींद के अंदर कर रही है। वही विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो हमारी है, उसका 240 बच्चों के 4 अलग अलग कोर्सेज का ट्रेनिंग का हमने कैंपस पन्नीवाला मोटा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज था जिसके अंदर इस बार एडमिशन जी नामात्र हुए थे, उसके अंदर स्टार्ट कर दिया है। इसी तरीके से मेक माई ट्रिप और ओयो, उनके जो CEO थे वो लास्ट बैठक में हमें कमिट कर गए कि हम गुड़गांव के आसपास हमारे किसी भी ITIs के साथ अगर गवर्नमेंट परमिट करती है तो टाई अप कर वहाँ पर भी जो होटल रिलेटेड स्किलिंग है
उसको डेवलप करने का काम करेंगे, क्योंकि एनसीआर के अंदर पैकेजिंग एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। हमने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज के वीसी की भी जिम्मेवारी लगाई है कि वो पैकेजिंग का कोर्स डिज़ाइन कर और उसको यूनिवर्सिटीज के लेवल पर नहीं बल्कि हाई स्कूल के बाद कॉलेज के लेवल पर भी इंट्रोड्यूस करें। एक इस पॉलिसी के अंदर जरूर मैं आपके साथ साझा करूंगा, हम अगले एजुकेशन ईयर के लिए एक बिहेवियर एडेप्टेबिलिटी का 3 महीने का कोर्स मैंडेटरी करेंगे, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो एक बिहेवियर है उसको भी कॉलेज के छात्रों को, हमारे आईटीआई के छात्रों को हम दे पाए, जिससे एटलीस्ट जो एक ग्लास सीलिंग है कि हरियाणा का बच्चा नौकरी नहीं कर पाएगा उसको हम तोड़ पाएंगे और सर्टिफिकेशन के साथ एम्प्लॉयर को ये विश्वास दिलाएंगे कि आपके पास क्वालिफाइड स्किल्ड बच्चा आ रहा है। ये जो आपने 150 एकड़ लैंड पे जो वेयर हाउस बना रहे हैं, ये सरकार बनाएगी या सुप्रीम कोर्ट से होगा? नहीं, हमने तो लैंड ऑक्शन करी है और उसके अंदर फ्लिपकार्ट का अभी प्रपोजल पहले तो बोर्ड पे जाएगा, बोर्ड अप्रूव करेगी। वो अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट से इंडिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाने का उनका। ये आपने जो प्रावधान किया रोजगार वाला कि 50% अगर हरियाणा के लोगों को रोजगार देंगे तो हम 48,000 रुपये 10 साल तक उनको सपोर्ट करेंगे पर बच्चा, पर एम्प्लॉय और एनम पर एनम जी। लेकिन ये प्रावधान तो 2011 की पॉलिसी भी चल रहा है, वो 30 और 36 था, 36 और 48 नहीं। उसमें हम जाना मैं ये चाह रहा हूँ, बेशक 36 महंगाई बढ़ गई, 36 का तारीख किया, लेकिन उसमें तो किसी भी कंपनी ने हमारे से सपोर्ट ही नहीं मांगा सरकार की सब्सिडी। जहाँ आप बात 11 से कर रहे हैं उसके मैं पॉलिसी की आपको जवाब दे रहा हूँ कि पिछली पॉलिसी के अंदर 75% रिजर्वेशन प्रदेश के युवाओं के लिए नहीं थी। आज इंडस्ट्री अगर हमारे स्किल्ड बच्चों को लेती है और 50% से ऊपर लेती है तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी उसके लिए एक इंसेंटिव है, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्री के लोगों से जब हमारी चर्चा हुई थी गुड़गांव के अंदर, एक उनका भी व्यू पॉइंट था कि अगर हमें स्किल्ड लोकल बच्चा मिलता है तो हमारे कई ओवरहेड्स कम होते हैं। पहला ओवरहेड ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरा टाइम का, तीसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग का। अगर ये मिनिमम चीजें भी इंडस्ट्री के ऊपर बर्डन के तौर पे कम हो जाती है, इनडायरेक्टली ये 48,000 एक एडिशनल सपोर्ट इंडस्ट्री को रहेगा। और उसके लिए हम कमिटेड हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री लेबर डिपार्टमेंट के साथ जॉइंट प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें जितने हमारे पॉलिटेक्निक हैं, जितने हमारे ITIs हैं, उनके अंदर बच्चों को हम प्रॉपर स्किल भी दे पाए और इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेड की ट्रेनिंग भी दे पाए। तो 75% भी हमने एक तक तो अपना नियम बनाया है, जो भी चलो कोर्ट में डाल के किसी व्यक्ति ने डाला कि कोर्ट में और एक तरह हम कह रहे हैं 50% भी जाता हूँ, तो ये क्या है, दोनों का तालमेल कैसे करेंगे? एक तो हम 75 पक्का कर रहे हैं कि 50,000 से तनख्वाह वाले कर्मचारी हैं वो हमारी 75% यहाँ के रखते हैं हरियाणा में। एक तो ये कर रहे हैं, कानून जो आएगा बन जाएगा। दूसरा ये तो कर ही रहे हैं, क्योंकि अपने इंसेंटिव बेच है कि 50% हमें दे देंगे तो हम 48,000 रुपये आपको दे देंगे। मैं इसकी बात करूँ, इसको बेनिफिट वो उठाना ही नहीं चाहते हैं, किसने लिया ही नहीं। पहले 36 था, 48 पहले मैंडेटरी नहीं था किसी इंडस्ट्री के अंदर लोकल एम्प्लॉयमेंट। जब हम मैंडेटरी कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली उनको हम एक इंसेंटिव भी देने का काम कर रहे हैं और इंसेंटिव को बढ़ाया है, कम नहीं। गवर्नमेंट का प्लान है कि हम अगले वित्त वर्ष के अंदर प्रदेश में ई भूमि के माध्यम से नई एक्विजिशन करें, जिससे इंडस्ट्रियल एरियाज जो आज नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज हैं वहां पर हम आगे ले जाएं। जो 48,000 रुपये हम तक दोगे वो मैक्सिमम है कि कुछ उनकी सैलरी पे डिपेंड होगी? पर एम्प्लॉय 48,000 पर एनम उनको सपोर्ट दिया जाएगा, जिसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय हरियाणा का। तो कंडीशन भी होगी 20 साल में उसी एम्प्लॉय को रखने की? कोई कंडीशन। और सर जो आपने 10% अभी इंडस्ट्रियल में वो रेजिडेंशियल के जो 10% होगा उस पर एप्लीकेबल टैक्सेस कौन से होंगे, जैसे सीवरेज का होगा, वो सारा जो उसके इंडस्ट्री के ऊपर वो टैक्स देता है उसी के अंदर ही उस पर सारे के कनेक्शन भी इंडस्ट्री लेना पड़ेगा सब। अगर कोई अलग से
कोठी बना लेता है और उसके लिए चाहता है कि रेजिडेंशियल कनेक्शन मिले, तो वो अलग चीज है। डॉर्मेट्री के अंदर अगर आपका पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री है तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को भी कोई नुकसान नहीं होगा। मगर एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि इस पॉलिसी के अंदर, अच्छा हुआ आपने बिजली की बात कर दी, कि हमने अगर कोई एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री इसके अंदर लगाना चाहता है तो जो हमने एग्रीकल्चर के लिए 2% की सब्सिडी देने का काम, 2 रुपए की सब्सिडी स्टेट में आज इंप्लीमेंट करी हुई है, उस 2 रुपए की सब्सिडी को हम इस पॉलिसी के अंदर एडिशनली ऐड कर लेकर आए हैं और उसके अंदर जो छोटे उद्योग है उसको एग्रीकल्चर को एग्जाम्प्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट से, वो नहीं करेगा। कोई फूड प्रोसेसिंग का एफपीओ और कोई काम करती है एग्रीकल्चर रिलेटेड, मशरूम का प्रोडक्शन का काम शुरू करती है, या कोई मैशनेट सेंटर से भी आगे बढ़कर कोई ग्रीन हाउस लगाता है, तो उसके अंदर भी वो एग्रीकल्चर के 2 रुपए की बिजली की सब्सिडी का कोरोना चला था तो सीनियर लीडर है वो आज 2 करोड़ सिग्नेचर लेकर मैं पहले इंडस्ट्री वाला खत्म कर कोरोना चला था और